आज के ब्लॉग में आपको मिलेगी मेरी जॉब की उथल-पुथल के अलावा मेरी और मेरे बच्चों के हेयर केयर क्या यूज़ कर रहे हैं जो हमारे बाल इतनी तेज़ी से लंबे हो रहे हैं, थोड़ा-सा किचन का रूटीन और 30 से 40 मिनट के अंदर बिना किसी प्री प्रिपरेशन के आप बढ़िया टेस्टी कढ़ी चावल कैसे इंस्टेंटली रेडी कर सकते हो, इसका एक हैक और सारे घर के कामों को करने के बाद भी कैसे करती हूँ मैं अपने नेल्स मैनेज, इसकी जानकारी। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी जो मैंने शादी की वीडियोस पोस्ट करी हैं या फिर जब भी मैं अपने बच्चों के बाल बनाती हूँ और ऐसी कोई क्लिप व्लॉग में जाती है, आप लोग हमेशा पूछते हो कि मैं अपने बच्चों के हेयर केयर का रूटीन आपके साथ शेयर करूँ। तो देखो, सबसे बेसिक और दो ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप अपने बालों को साफ़ रखें, है ना, ट्वाइस इन अ वीक उनकी क्लीनिंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप ऑयल कौन सा यूज़ करते हो, क्योंकि शैम्पू कंडीशनर आपके बालों पे बाहर काम करते हैं लेकिन ऑयल अंदर जाता है स्कैल्प में, तो वो नो डाउट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं जो इस टाइम यूज़ कर रही हूँ कुछ हफ्तों से, वो है सेसा का रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। देखो, अब मेरे बाल ना इस कगार पे हैं कि ये अभी जितनी इनकी थिकनेस है, अगर इससे भी कम हुई तो मेरे बाल दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। और अगर अब भी मैंने इनको कुछ बूस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा ध्यान इनका नहीं रखा ना, तो ये मुझे कटवाने पड़ेंगे। अब क्या होता है, जब आप ऐसी कंडीशन में आते हो तो आपके पास मार्केट में ना रेंज इतने सारे प्रोडक्ट्स की होती है, तो बजाय मैं कुछ 8-10 प्रोडक्ट या 5-6 प्रोडक्ट नए ट्राई करूँ फिर किसी नतीजे पर पहुँचूँ कि कौन अच्छा है, इसकी बजाय मैंने सोचा, जो मैंने आपके साथ ब्लॉग में भी शेयर करा था, कि जो मैंने अपनी बहन के बालों पे लगभग 30 साल पहले देखा था कि एक ब्रांड बहुत बढ़िया काम कर रहा है, दैट इज़ सेसा। तो मैंने उसका रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल मंगाया, ये आपके साथ दिखाया था ना, ये आपको मिल जाएगा और इसके साथ ये भी मिलेगा एक ड्रॉपर। अब इसके देखो फ़ायदे बताऊँ ना, एक एसेंशियल ऑयल है लेकिन फ़ायदे बहुत सारे हैं। आपके बालों की बात करें तो ये बालों की जड़ें मजबूत करेगा, ठीक है, स्कैल्प को हाइड्रेट करेगा, हेयर ग्रोथ प्रमोट करेगा और फाइट करेगा अगेंस्ट डैंड्रफ, ठीक। और इसको यूज़ करना इतना आसान है, आप जो भी नॉर्मल ऑयल अपने बालों में लगाते हो, है ना, उसमें इसकी 4-5 बूंदें आप मिला दो एंड इसको स्कैल्प पे लगाना है, लेंथ पर नहीं लगाना है, क्योंकि इसका काम स्कैल्प का है। एसेंशियल ऑयल हमेशा आपके जो भी नॉर्मल ऑयल है, समझिए, उसके गुणों को बढ़ा देगा। और ये प्रोडक्ट ना मल्टीपल यूज़ वाला है, खाली बालों के लिए नहीं है। आप इसको स्किन पे यूज़ कर लो एज एसेंशियल ऑयल, तो आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देगा, मॉइस्चराइज कर देगा, फाइन लाइंस को कम करने में आपकी मदद करेगा और इसके अलावा जो डल स्किन है उसको रिवाइटलाइज कर देगा। और इसके सूदिंग अरोमा की वजह से आप इसको अरोमा थेरेपी में भी यूज़ कर सकते हो, उसकी महक सच में बहुत अच्छी है। देखो, मेरे बालों में जो मुझे इसका असर नज़र आया है ना, टेक्सचर वाइज, अरोमा वाइज, या कुछ ही हफ्तों में जो न्यू बेबी हेयर ग्रोन हो रहे हैं तेज़ी से, उनको देख के बोलें तो, या फिर जब मैं शैम्पू के बाद बाल काट रही थी, दोबारा सुलझा रही थी, उस टाइम जो हेयर फॉल होता, उसको देख के अगर मैं कहूँ तो इसको ट्राई करना बनता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर ट्राई करना और मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करना तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। इसको यूज़ करने के बाद आपके बालों में कितना अच्छा इफेक्ट आया है आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताते रहना, साथ साथ मैं भी अपनी जर्नी शेयर करूँगी। तो ये हुई हमारी हेयर केयर की बात और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा काम करेगा मेरे बालों पर, ठीक है, आपके बालों पर भी। आप चलते हैं ब्लॉग में आगे। दूसरा पॉइंट जो मैंने कढ़ी चावल के बारे में शेयर किया, अभी आप घड़ी में देखो, बज रहा है 1:45, 1 बजने में 20 मिनट थे जब मैं लगी थी, मैंने चावल भिगोए हैं। कढ़ी चावल बनाने में जो दिक्कत आती है कि अगर हमारी प्री प्रिपरेशन नहीं है और कोई हमसे कहे कि नॉर्मल खाने की तरह 35-40 मिनट में तुम हमें कढ़ी चावल बना के खिला दो, तो ज़्यादातर कंडीशन में थोड़ा सा लगेगा कि यार मुश्किल हो जाएगा, है ना। और दूसरी चीज़, परफेक्ट खटास और चटपटापन, कढ़ी के मसालों का अंदाज़ा अगर आपको नहीं पड़ता, उसका इलाज मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। पहले भी कई बार शेयर किया है, इस बार थोड़ा क्विकली करते हैं। एक तो जब कढ़ी के लिए तेल चढ़ाओ तो सरसों के तेल में बनाओ, अच्छा स्वाद आता है। और मेथी, हींग, सूखी लाल मिर्च चटपटी वाली खूब बढ़िया, उसमें हल्का सा कट लगा के ताकि वो छिटके ना जब तेल में डले, वो सब आप तैयार रखो निकाल के। अब जो मसाला मैं कह रही हूँ कि ऊपर नीचे होता है, जो आपने मट्ठे में बेसन मिला के रखा है, जो बेस है कढ़ी का, उसको आप देखो और उसके हिसाब से 3 गुना मसाला डालो। मतलब 1 कटोरा अगर आपका ये बेसन और मट्ठे वाला घोल है, उसमें आप अगर 1 चम्मच डालते हो, सपोज़ करो कोई चीज़, है ना, नमक या हल्दी छोटी चम्मच जैसी भी है आपकी, 1 चम्मच डालते हो, तो इसमें आपको डालनी है 3। सिंपल हिसाब है।
जो ये कटोरे का दही और बेसन इसमें गया है ना, इसे हम अपना मापदंड मानेंगे कि अगर हम इतने सॉल्यूशन को नमकीन चटपटा करने के लिए जो भी मसाले डाल रहे हैं वो अगर 1 चम्मच डाल रहे थे, तो अब हमें कड़ी में डालने हैं अपनी वही चम्मच भर के 3। ठीक है। और जब ये बेसन वाला ये जो बर्तन है ना, इसको खाली मत करो। अब ये रख गया ना, जितना इसमें बेसन और दही था उतना ही नाप के मैं 2 बार और इसमें भर के पानी डालूंगी। ठीक है। तो यानी कि आपका 3 गुना ही सोल्यूशन हो गया, 3 गुना ही मसाले हो गए। और जब आधे घंटे पकने के बाद आपकी कड़ी बनेगी तो वो लगभग 2.5 गुने के करीब रहेगी, जितना भी आप मट्ठे और बेसन का सोल्यूशन लेते हो। तो मट्ठे का सोल्यूशन जब बना रहे हो ना, बस तभी देख लो कि मैं जितना भी ये मट्ठा घोल रही हूँ उसके 2.5 गुना जो कड़ी है वो मेरी रेडी हो जाएगी। उस हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में कड़ी बनानी हो या कम से कम, आपका मसाला जो अनुपात है ना वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा। बिल्कुल टेस्टी, परफेक्ट खट्टी और चटपटी कड़ी बनेगी, जैसी अच्छी लगेगी, मतलब हर एक को खाने में। दूसरा, जो पकौड़ी के लिए बेसन घोल के मैं रखती थी ना और बहुत देर तक फेंटती थी, अब उसका भी देखो शॉर्टकट मिल गया। मैं इसमें ना इनो मिला देती हूँ, इतनी फ्लफ़ी पकौड़ी बनती हैं। और उसका इनो का भी आप रेशो सुनो, मैं अभी तक इसमें आधा पाउच मिलाती थी। 3 चमचे बेसन का घोल है ये, और आज ना मैंने इसमें पूरा पैकेट डाल दिया। इतना फ्लफ़ी हो गया कि जस्ट इशारे से ही तो हाथ में बेसन आ रहा था, और बिल्कुल फूली-फूली इतनी, मतलब बहुत ही बढ़िया आज पकौड़ी बनी। आराध्या ने, आरोही ने, मतलब तीनों ने इन्होंने खाया है ना, और मेरी मेड को भी मैंने दी थोड़ी-सी, तो वो खा के इतनी तारीफ़ कर रही थी कि भाभी बिल्कुल फूल सी बनी है पकौड़ी। और ऐसा भी नहीं कि कड़ी में जाके ये फट जाएँगी, पता ही नहीं चलेंगी, ऐसी भी नहीं। तो बिल्कुल परफेक्ट जैसी होनी चाहिए वैसी बनी थी। और मैंने ना 2 कढ़ाई चढ़ाई थी इसीलिए, क्योंकि मुझे 30-35 मिनट में ये चीज़ें रेडी करनी है ना, तो आप पहले कड़ी का घोल तैयार कर लो, उसको पकने दो, क्योंकि उसे पूरा आधा घंटा लगता है। अब 2 बार में सारी पकौड़ी जो थी वो इसमें आ गई। अब काली वाली कढ़ाई में कड़ी ऊपर तक आ गई थी ना, तो मैंने 2 कढ़ाइयों में उसका तेल अलग बर्तन में पलट लिया और बाकी की कड़ी भी उसी में डाल दी। तो दोनों कढ़ाइयों में अब ये पक रही है। इस टाइम पे आप टेस्ट करके देख लो, अगर नमक वगैरह ऊपर नीचे हो तो आप डाल दो, वरना जो मैंने 3 गुने वाला हिसाब बताया ना, उससे गड़बड़ होगी ही नहीं। अब ये दोनों कड़ी पक रही हैं और घड़ी में टाइम देखो 1:20 हो रहा है, और कुकर में भी सीटी लग चुकी। आधा घंटे में चावल भिगोती हूँ, आधा घंटे ही घड़ी से नाप के कड़ी पकती है। दोनों चीज़ें रेडी हो गई और 1:25 तक आपकी प्लेट में खाना आने के लिए तैयार हो जाएगा। तो 40 मिनट में आप बिना किसी भी पूरी तैयारी के कि आपने पहले से कुछ प्रिपरेशन करी हो, आप कड़ी चावल बिल्कुल ईजिली इस तरीके से रेडी कर सकते हो। और स्पीड मेरी जो आपको वीडियो में नज़र आई है ना, वो भी इंक्रीज़ की हुई है 1.2, कहीं-कहीं 1.3 पर भी। यानी कि मैं बहुत आराम से काम कर रही हूँ, बिल्कुल हौच-पौच नहीं होगी, बिल्कुल भागा-दौड़ी नहीं होगी। आराम से 2 कढ़ाई बनाओ, पहले चावल भिगो के रख दो और कड़ी का बैटर पहले छौंक दो ताकि वो पकती रहे, उसके बाद पकौड़ी बनाओ, ठीक? अब मैंने खाना लेके टीवी देखा थोड़ी देर, यहाँ पर मूवी चल रही है राम सेतु। पूरी नहीं देख पाई मैं, क्योंकि मुझे कहीं जाना था। आज कचहरी पर शिक्षक यूनियन का धरना था, सीटेट के या टेट की अनिवार्यता के विरोध में। भले ही हम में से कईयों ने एग्जाम दे दिए हैं, लेकिन गलत के खिलाफ अपनी यूनियन के साथ खड़े रहने का हमारा फर्ज बनता था। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे इसके पक्ष में जो अभी टीचर नहीं बने हैं या बनना चाहते हैं, या जिनके घर में कोई टीचर नहीं है, वो चाहे कुछ भी कह ले कि देखो ये सही हो रहा है, टीचर्स को ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। लेकिन नैतिक तौर पे या तो सबके लिए एक नियम हो, या फिर अकेले किसी एक डिपार्टमेंट, अकेले किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना, वो थोड़ा गलत है। ठीक है ना? तो ये पॉइंट वैलिड है, तो भले हम लोग टीईटी पास कर लें, क्या गारंटी है कि कल को कुछ और हमारे ऊपर नहीं थोप दिया जाएगा। वो वाली चीज़ है ना थोड़ी-सी। तो ये अपमानजनक है, दे तो दिया ही है पेपर, लेकिन मैं जैसे तैयारी के टाइम पे भी आपसे हमेशा कह रही थी ना कि अच्छा नहीं लग रहा। आपको अपडेट रखने के और तरीके होते हैं, सेवा में रहते हुए ट्रेनिंग्स होती हैं, और इस उम्र में हर कोई नहीं पढ़ पाएगा, हर कोई नहीं कर पाएगा इस तरीके की चीज़ें। आप किसी भी डिपार्टमेंट में एक वेल एस्टेब्लिश्ड आदमी को बोलो कि जो आप एंट्रेंस में करके आए थे ना, अब वो दोबारा देना है, बल्कि वो ही नहीं देना जो आजकल के बच्चे करके आ रहे हैं, आपको अब उनकी बराबरी करनी है। तो देखो ये थोड़ा-सा गलत है। बस उसी गलती के लिए अपना विरोध दर्ज कराने कि समाज तक या सरकार तक वो चीज़ पहुँचे कि हम लोग इस चीज़ से नाखुश हैं और ये
हमारे लिए ठीक नहीं कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो ये विरोध प्रदर्शन था। लेकिन यहाँ पर जो हमारी सहेलियाँ हैं टीचर्स और मिल गई थी, और कहते हैं ना हम बेसिक के टीचर हैं, कितनी भी विषम परिस्थिति हो हम हंसते ही मिलेंगे। तो वो चीज़ हमें देख के बिल्कुल स्पष्ट साबित होती है। तो अब हम वहाँ से आ गए वापस घर, और घर आने के बाद जो मेरा पर्सनल केयर वाला वो चल रहा था, तो मैंने नेल आर्ट करी थी ना शादी में, अब वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गई थी, 1 हफ़्ता के करीब चल गई, और उसकी जो बिंदियाँ बची खुची थी फिर 4-5 वो मैंने छुटा दी। अब क्योंकि उसके ऊपर स्टोन की बिंदी लगी हुई थी, फिर कोट लगा हुआ था, तो काफ़ी उस पे लेयरिंग सी हो गई थी, इसको छुटाना। और उसके बाद मैं कोशिश यही करती हूँ कि 1 रात के लिए एटलीस्ट नेल्स को खाली छोड़ दो आप, अगर आपको नेल पेंट लगाने का शौक़ है तो भी, है ना। और उसके बीच में भी जो नेचुरल उसकी जो चमक होती है ना नेल्स की, वो फिर बनी रहती है अगर आप बीच बीच में थोड़ा सा गैप दे दो। तो मैंने ना अभी इससे पहले थिनर से मैं रिमूव कर रही हूँ सारी नेल पेंट, और रेगुलर जो मैं लगाती हूँ उससे मुझे लगभग 1.5-2 गुना टाइम लगा इसको छुटाने में, क्योंकि स्टोन्स उसके चक्कर में जो ऊपर वाला टॉप कोट रहता वो भी 2-2 बार लग गया था। तो काफ़ी सारी इस पे लेयरिंग और काफ़ी मजबूत वो लगी हुई थी। तो जो छूट गई थोड़ी बहुत वो तो छूट गई, लेकिन जो लगी हुई थी उसको निकालने के लिए काफ़ी मशक्क़त मुझे करनी पड़ी। खैर, अब ये निकलने के बाद नेल्स जो हैं, जब थिनर इसके ऊपर आप अप्लाई करते हो ना, तो थोड़े से रफ़ वैसे भी हो जाते हैं, और नेल्स के आसपास की क्यूटिकल भी। तो उसको सही करने के लिए पहले आप साबुन से या नॉर्मल पानी से आप हाथ धो लो थिनर के बाद, और उसके बाद फिर आप इस पे हल्का सा मॉइस्चराइज़र लेके स्पेशली नेल्स के आसपास का एरिया ये लगा लो। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा रिचुअल है या मैं आपको दिखाने के लिए कुछ फैंसी कर रही हूँ। अगर आपको अपने नेल्स रखने का बड़े थोड़ा सा भी शौक़ है, तो देखो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। और दोनों हाथ के जब नेल्स बड़े हुए होते हैं तो आपको उसकी किट की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके क्यूटिकल्स वगैरह हटाने के लिए। दोनों हाथों के जो अंगूठे के नाखून होते हैं ना, उससे ही वो अच्छे से प्रॉपर हो जाती है। तो मैं कोई इस पे उपकरण यूज़ नहीं कर रही हूँ। इस पूरे प्रोसेस में लगभग मुझे 15 मिनट लगे होंगे, और अगर आप अच्छी तरीके से कोट को सुखा के लगाते हैं तो आपकी 1 हफ़्ता के करीब चल भी जाती है नेल पेंट। और काम आप देखते ही हो कि सारे ही रहते हैं, कपड़े बर्तन सभी कुछ डेली का है, लेकिन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती अगर आप एक कोट अच्छे से सूख जाने के बाद दूसरा कोट लगाते हो, ठीक है। और बढ़िया करना है तो टॉप कोट लगा लो, फिर तो बिल्कुल नहीं हटेगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा देखो, जब हमारे नेल्स मेंटेन रहते हैं या हाथ, अगर आपने नेल्स नहीं भी बढ़ाए हैं, हाथ थोड़े से मेंटेन रहते हैं, तो ये अपने आप में गुड सी फीलिंग आती है। क्योंकि अक्सर जो घर में हम लोग खुद सारे काम करने वाली महिलाएं हैं, आप देखो कि उनके हाथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, और फिर वो कॉन्शियस भी रहती हैं उस चीज़ को लेके कि मेरे हाथ अच्छे नहीं लग रहे, सुंदर नहीं लग रहे। लेकिन बात यह है कि दुनिया भर का काम हम लोग कर लेंगे, अपने लिए 15 मिनट हमसे निकालना ऐसा लगता है कि ये लग्जरी है। तो ये जितना भी काम आप देख रहे हो ना, इसमें 15 ही मिनट लगे हैं। तो दिन के किसी भी टाइम पे जब आपके पास हो 15 मिनट, आप ये निकाल लो। इतनी देर में आपके हाथ ठीक हो जाएंगे। नेल पॉलिश उसके बाद दोबारा में किसी टाइम बैठ के तब लगा लो। अभी तो इसे हमें छोड़ना ही है। जब मैंने वो सारी क्यूटिकल हटा दी थी ना, उसके बाद फिर मैंने वैसलीन लगा ली है। तो इससे जो नेल्स की चमक है वो आपकी इंस्टेंटली ऐसा लगेगा कि रिकवर हो गई। क्योंकि जब हम नेल पेंट लगा के रखते हैं तो कई मतलब अगर हम उसे हटाएं ना, या एक लगी उसके बाद तुरंत हटा के दूसरी लगा ली, तो नेल जो है ना वो रफ़ हो जाते हैं, वाइट वाइट से दिखने लगेंगे, ऊपर से उनके में ड्राइनेस सी आ जाएगी, नेचुरल शाइन नहीं रहती। तो उसको मेंटेन रखने के लिए ये स्टेप ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा वैसलीन या मॉइस्चराइज़र अच्छा सा लगा लें। अब अगर नेल पूरे साफ़ करने हैं तो सिंपल नेल कटर से काट दिया। लेकिन अगर आपको थोड़े से रखने हैं, एक्स्ट्रा लेंथ को कट करना है, तो जो उसके कोने हैं वही ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, उनको मैंने सावधानी से नेल कटर से पहले कट करा। और उसके बाद जो चुभने वाला हिस्सा होता है या स्मूथनेस जो आती है, वो आती है फाइलर से। तो इनको नेल्स को मैंने फिर फाइल कर लिया। ऐसे एक ही डायरेक्शन में चलाओ नेल कटर को, ऐसे दोनों तरफ मत चलाओ, तो बहुत ईज़िली और बहुत कम टाइम में। और दूसरी चीज़, आपने जितनी इसमें वैसलीन या अभी मॉइस्चराइज़र लगा के या 2-1 बार आपने हाथ धोए हैं, तो नेल्स हो जाते हैं उस टाइम पे सॉफ्ट, बहुत ईज़िली ये फाइल हो जाएंगे, अच्छी सी शेप इनकी बन जाएगी। इतनी देर आपको लगानी है और आपके नाखून जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे और शेप में हो जाएंगे। तो इतना काम करने के बाद मेरे नाखून हो गए ठीक। अब इन पे नेल पेंट लगाऊंगी मैं नेक्स्ट डे। ब्यूटी का जब भी कुछ करें, बालों का या नेल्स का या फेस का, अगर आपको बिजी शेड्यूल है ना, तो सारा एक साथ ना करो। किसी दिन एक कर लो, छुट्टी है उस दिन 2 कर लो। सब कुछ एक साथ करके और फिर 6 महीने पलट के ना देखो, इसकी बजाय थोड़ा थोड़ा कर लो बीच बीच में, तो भी ये चीज़ें अच्छे से मेंटेन हो जाती हैं,
ठीक। अब रात के टाइम पे जब मेरा किचन का सारा काम निपट गया था, तब मैंने लगाया वो सेसा ऑयल, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। अब कल इसका शैम्पू हो जाएगा, तो मैंने नारियल का सिंपल तेल ले लिया गोले वाला, और उसमें ये सेसा ऑयल मिला के फिर मैंने पहले अपने लगाया। अच्छा, अब बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं मेरी, तो उनको भी इंटरेस्ट आता है जब मैं कोई फेस पैक लगा रही हूँ या फिर कुछ हेयर ऑयल लगा रही हूँ, कुछ भी लगा रही हूँ, तो वो पूछ लेती हैं कि हमारे मतलब का है क्या? अगर है तो वो इंटरेस्टेड रहती हैं लगाने में। अब लेकिन अगले दिन स्कूल भी है, तो दोनों का ना शैम्पू नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाल इतने बड़े हो गए हैं कि एक जने को ही शैम्पू करने में, नहाने में आधा घंटा कम से कम लगता है। मेरे जितना ही टाइम, जिस दिन शैम्पू करो उस दिन आधा घंटा ही लगता है, तो फिर दोनों के लिए उतना समय नहीं होगा, इसलिए एक को आज लगा दूंगी और एक को लगाऊंगी मैं कल। तो इसको ना तेल को, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, केवल स्कैल्प पे ही लगाना है, तो बहुत कम टाइम लगेगा और थोड़ा सा ही तेल लगेगा, ज़्यादा तेल भी नहीं लगेगा। इतना मैंने तैयार कर लिया था कि मेरे और आरोही के लिए हो जाए, आराध्या के लिए फिर कल लगा दूंगी, क्योंकि आरोही वॉज रेडी कि मैं कल सुबह शैम्पू कर लूँगी, पहले मेरे तेल लगा देना। अब मैंने अपने स्कैल्प में अच्छे से तेल लगा के 5-10 मिनट मालिश करके उसके बाद अपने बाल तो मैंने बांध लिए। अब मैं आरोही के लगा रही हूँ तेल। अब सर्दी देखो ख़त्म हो गई हैं ऑलमोस्ट सी, लेकिन जो ये वाला मौसम चल रहा है इसमें भी स्टैटिक बहुत ज़्यादा होती है, बाल इस टाइम पे भी आपके बहुत परेशान करेंगे। तो अगर आप रेगुलर ऑयल पर्सन हैं कि लगाते ही हैं तेल, तो आपका बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि ये वाला तेल आप लगाना शुरू कर दो सिंपल, तो ग्रोथ अपने आप आपकी जो है वो तेज़ हो जाएगी। और दूसरा, अगर आप तेल नहीं भी लगाते, आपको तेल वाले बाल पसंद नहीं है, तो आप लगा के इसको रात को, और अब ये सुबह की क्लिप है, ओवरनाइट छोड़ दो और सुबह शैम्पू कर लो, है ना? तो बाल आपके 2-3 घंटे अगर तेल रुक जाता है ना तो भी सही है, ऐसा नहीं कि आपको लगा के ही रखने हैं। और धोने के बाद देखो बाल कितने अच्छे से हो गए, ये बेबी हेयर भी दिखने लगे हैं। अब ये समझ लो दूसरी शीशी है। पहले मैंने यही सोचा था कि पहले मैं यूज़ कर लूँ, है ना? उसके बाद फिर आपको बताऊँगी। तो फिर ये अब मेरे मतलब सिर के मांग के पास से भी कुछ बाल नज़र आने लगे हैं जो नए उग रहे हैं। खुश हूँ मैं इसके रिज़ल्ट से। बाकी अब मैं इसे रेगुलर यूज़ करूँगी। जैसे जो चीज़ मुझे समझ में आ जाती है ना कि ये मेरे को सूट कर रही है बालों की या स्किन की, जब तक वो सूट करती रहती है मैं बदलती नहीं हूँ। अब अगले दिन भी एडिटिंग वगैरह करके सुबह फिर मैं आ गई थी किचन में। और जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना कि जब सुबह का काम निपटाओ तभी दोपहर का अपना क्या बनाना है तब वो सेट करके रख दो। तो आपके पास समझ लो जब आप सुबह का काम निपटा के और दोपहर में लंच तक का आपके पास अनइंटरप्टेड टाइम होएगा। तो वो एक चीज़ हमेशा फॉलो मैं भी करती हूँ और आपको भी सलाह देती हूँ। अब मैं लंच के लिए जब दाल चावल रेडी करने के लिए रख रही थी तो मसाले थोड़े थोड़े से ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने इनको भर दिया। अभी पूरा झाड़ने के बाद ही 2 डिब्बे जो थे वो बिल्कुल खाली हो गए थे, इनको मैंने भर दिया। और जो बड़े पैकेट हैं उसमें ये जो रीसीलर वाले क्लिप मैंने मंगाए हुए हैं ये लगा लगा के मैं रख देती हूँ। और ये सारे पैकेट मसालों के जो भी 4-5 मसाले मैं यूज़ करती हूँ ये एक टोकरी में रखे हुए हैं। अगर मसालों के बड़े पैकेट भी मैं सोचूं कि डब्बों में करके रखूँगी तो वो एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे। एक ही टोकरी में सारे पैकेट सीलर की मदद से बिल्कुल सही रहते हैं मसाले, ये करके रख दिए। और फिर मैंने दाल में मसाले डाल दिए जो अभी मुझे डालने थे। और इतना करने के बाद जब भी आपका ये मसालदानी का डिब्बा खाली होए तब आप इसको बीच बीच में अगर चाहो, अगर आपका चिमनी वगैरह का सिस्टम नहीं है और आपको लगता है कि चिक्कट हो जाता है बर्तनों पे, तो जिस दिन जो डिब्बा खाली होता है उसको उसी दिन अच्छे से थोरोली वॉश कर दें। सिंपल सी ट्रिक है, आपके सारे डिब्बे ऑटोमेटिकली एक रिदम में रहेंगे। और अगर चिक्कट वाला नहीं भी है ऑप्शन तो जब डब्बों को रिफ़िल करें तब देख लें, अगर धोने की ज़रूरत हो तो धो दें, नहीं तो सूखे कपड़े से भी अगर इसको हल्का सा वाइप ऑफ कर देंगे तो भी आपके किचन के डिब्बे साफ़ बने रहेंगे। अब मैंने ये जो बड़े वाले पैकेट्स की टोकरी है इसको रख दिया इसकी जगह पे, और ऊपर सारी रखी हुई हैं दालें। अब इसे बंद कर दिया। यहाँ पर मेरा सुबह का काम और दोपहर की तैयारी हो गई है। अब मैं करूँगी एडिटिंग। इसके साथ ही व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।